हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग कैसे आप कैलकुलेट करोगे। आपको अगर आपका प्लांट के लिए ट्रांसफार्मर ऑर्डर करना है और आपको अगर रेटिंग कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप जो OEM है, जो ट्रांसफार्मर वेंडर्स हैं, उसको आप प्रॉपर वे से बोल नहीं पाओगे कि आपको कितना KVA का या कितना MVA का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो आपके प्लांट का जो लोड है, उसका जो डिमांड है, उसके हिसाब से आपका ट्रांसफार्मर साइजिंग होगा, ट्रांसफार्मर का रेटिंग कैलकुलेशन होगा, फिर जाके आप वो ट्रांसफार्मर परचेस करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आज थोड़ा वीडियो ये लंबा हो सकता है, तो आज हम लोग लेकिन डिटेल्स में जानेंगे। ट्रांसफार्मर साइज कैलकुलेट करने से पहले हमको कौन से चीज़ को ध्यान पे रखना है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि ये मेरा पिछला वीडियो था RDF के ऊपर। अगर आपने वो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उधर जाके उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको एक सिंपल पहले SLD बनाएंगे। वो SLD में ट्रांसफार्मर में कौन से लोड कनेक्ट होंगे वो दिखाएंगे। फिर वो ट्रांसफार्मर का साइज निकालेंगे, तो आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा ट्रांसफार्मर का साइज कैलकुलेट करना। ठीक है फ्रेंड, मान के चलो कि आपके पास 22,000 वोल्ट और 22 kV का लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन पे आपने, ये HT ब्रेकर है, ये लाइन पे आपको एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये आपका LT ब्रेकर है। फ्रेंड, अभी जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये है ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग TFM बोल रहे हैं। ये है आपका HT ब्रेकर, ये आपका लाइन। ओके, ये आपका LT ब्रेकर। और ये अभी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया SLD में, वो है PCC। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसा डॉट डॉट कर देते हैं। तो PCC, ये आपका PCC हो गया, ये जोन हो गया PCC, पावर कंट्रोल सेंटर। ओके, सेंटर। तो क्या है कि फ्रेंड्स, हमारे जो लोड्स रहते हैं ना, वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट नहीं होते हैं। हम लोग PCC के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गया, जैसे MCC हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, वेल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ठीक है ना, APFC पैनल्स हो गया। तो वो सारे के सारे हम PCC में कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर साइज कैलकुलेट करने से पहले हमको सबसे पहले जानना है कि इधर कितना डिमांड आ रहा है और इधर कितना डिमांड आ रहा है। वो कहाँ से कैलकुलेट होगा? वो नीचे जाके कैलकुलेट होगा। ठीक है, नीचे से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो, ये जो है ना, ये जाके एक MCC को कनेक्ट करता है। ये एक MCC हो गया। अभी इसमें जाके आप लोड कनेक्ट करोगे, इंडिविजुअल लोड कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब अच्छा, अभी जैसे इधर मान के चलो, इधर मैंने एक MLDB कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान के चलो एक प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको ट्रांसफार्मर खरीदना है, उस प्रोजेक्ट का लोड लिस्ट आपको मिला है। तो वो लोड लिस्ट के हिसाब से आपका जो ट्रांसफार्मर बैठने वाला है उसका क्या साइज होगा, आज हम लोग वही जानेंगे। ठीक है, अभी ये मान के चलो, इधर आ गया आपका वेयर हाउस। आपका प्रोजेक्ट का जो FM है और जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए जो वेयर हाउस बनता है, उसका कितना डिमांड है। ठीक है ना, सब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर हो गया, ये मान के चलो, ये MCC 1 है, इधर जाके और एक MCC लगाना पड़ा। ओके, ठीक है, और एक हम लोग स्पेयर रखेंगे फ्यूचर स्कोप के लिए, और इधर आप जाके APFC पैनल के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या जानेंगे कि अब मान के चलो, जो आपके पास लोड लिस्ट आया है उसके हिसाब से MCC 1 पे टोटल 5 लोड कनेक्ट है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 लोड लिया। ऐसे 5 लोड नहीं रहते हैं, ऐसा आपका मान के चलो 25-26 कनेक्टेड लोड हो सकते हैं, डिफरेंट HPC या डिफरेंट किलोवाट रेटिंग का। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या इसको बनाया,
100 HP यानी 75 किलोवाट का एक कनेक्टेड लोड है। उसके बाद मान के चलो फिर से 100 HP 75 किलोवाट का एक कनेक्टेड लोड है। उसके बाद 75 HP 55 किलोवाट का कनेक्टेड लोड है। उसके बाद 60 HP 45 किलोवाट, मतलब जस्ट HP से किलोवाट हम लोग कन्वर्सन कर रहे हैं। एक लिख देता हूँ, 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट, ठीक है, तो कर रहे हैं। और ये है आपका 60 HP 45 किलो। और जो MLDB है आपने कैलकुलेट किया अपना जो लाइटिंग का जो स्टैंडर्ड है इल्यूमिनेशन के लिए, आई स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आपने देखा कि आपका जो रिक्वायर्ड लुमिनक्स रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से जो लाइटिंग का वाटेज आएगा वो है 200 किलोवाट टोटल लाइटिंग। ओके, और वेयर हाउस का भी लोड आप मान के चलो अप्रोक्सीमेट टोटल 200 किलोवाट ही है। वेयर हाउस में मेनली आपका लाइटिंग लोड रहता है, उसके अलावा आपका डिफरेंट टाइप्स का लोड रह सकता है, जैसे मेटल डिटेक्टर लोड हो गया हो, फिर आपका डॉक लेवलर लोड हो गया हो, ठीक है, या ऑफिस का जो लोड रहता है मिनिमम लोड, ठीक है, या अगर आपका वेयर हाउस में आप रोबोटिक्स बैठा रहे हो तो रोबोट का भी लोड आएगा। ओके, उसके बाद MCC2 से क्या कनेक्ट हो सकता है? MCC2 में मैंने जस्ट 4 ही दिखाया, जगह के कम है इसके लिए, कि 100 HP इसीलिए लेता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। 100 HP, फिर हमने लिखा 100 HP 75 किलोवाट, इधर भी लिखा 100 HP 75, और एक लार्ज इक्विपमेंट लिखा 300 HP 220 किलोवाट। अभी जो मेन जो बताने जा रहा हूँ वो आपको दिमाग पे रखना है। क्या है कि PCC तो ये हो गया, ये सब पार्ट हो गया MCC, ये सब आपका पार्ट हो गया MCC, मोटर कंट्रोल सेंटर, मोटर कंट्रोल सेंटर। अभी ये जो MCC है इसका एक डिमांड KVA आएगा। क्या आएगा? डिमांड KVA। इसका भी एक डिमांड KVA आएगा, इसका भी एक डिमांड KVA आएगा, इसका भी एक डिमांड KVA। आप सबको मालूम है ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो KVA में आता है, करेक्ट। अभी KVA में क्यों आता है इसके ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में क्यों आता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर रेटिंग कैलकुलेशन, तो इसमें हम लोग इसको पकड़ के चल रहे हैं कि हम सबको मालूम है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में आता है। तो ट्रांसफार्मर के अंडर जो जो लोड कनेक्ट होने वाले हैं तो सबका मुझे डिमांड KVA निकालना है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर को वो डिमांड फुलफिल करना है, ठीक है ना। तो ये जो MCC1 है इसका डिमांड KVA निकालना है, MLDB का डिमांड KVA निकालना है, वेयरहाउस का जो PDB है उसका डिमांड KVA निकालना है। भले कि कनेक्टेड लोड 200 किलोवाट क्यों ना हो, लेकिन मुझे डिमांड KVA निकालना है, ठीक है। और आपका MCC 2 नंबर MCC उसका भी डिमांड KVA निकालना है, और स्पेयर के लिए भी मुझे कुछ सोच के रखना पड़ेगा फ्यूचर स्कोप के लिए, ठीक है। अभी देखो मैंने ऐसे लिखा, मैंने ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 कनेक्टेड लोड है। तो इसको मैंने क्या किया, अब क्या रहता है ट्रांसफार्मर का, अभी मैंने ये इधर 5 लोड कनेक्ट कर दिया तो ये कनेक्टेड लोड है, लेकिन इसमें क्या रहता है कुछ लोड वर्किंग रहता है, कुछ लोड स्टैंड बाय रहते हैं। जैसे मान के चलो कि 2 इक्विपमेंट एक ही पर्पस कर रहे हैं, तो उसमें एक वर्किंग हो गया, एक स्टैंड बाय हो गया। तो मैंने पहले इक्विपमेंट का नाम देना है ABCDEFGHI, क्लियर है फ्रेंड। तो मैं सारे के सारे इक्विपमेंट का पहले नाम दे दिया, ये टैग दे दिया। तो अभी मान के चलो ये जो है ना ये वर्किंग है, और ये जो B है ना वो स्टैंड बाय है, कि ये दोनों मिलकर एक ही पर्पस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो C है, उसके बाद जो C है ना वो C भी आपका क्या है, वर्किंग है। और D और E में ना एक वर्किंग है, एक स्टैंड बाय है, क्लियर। D और E में क्योंकि उसका HP रेटिंग सेम है तो मैंने उसको क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टैंड बाय किया और एक को वर्किंग किया, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, अभी देखो F और G, इसमें क्या हुआ, एक को मैंने वर्किंग किया, एक को मैंने स्टैंड बाय किया, और H इसको मैंने वर्किंग किया और इसको भी मैंने वर्किंग किया। तो अभी जो ट्रांसफॉर्मर, अभी जो ये है ना पेज है ना, अभी जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे है, ट्रांसफॉर्मर TFM वो है वर्किंग लोड
प्लस स्पेयर, यही दोनों का डिमांड लेके बनता है। स्टैंड बाई का डिमांड अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट कर देंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज अननेसेसरीली बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उसको प्रोक्योर करने के लिए कॉस्टिंग भी जाएगा और उसको कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा एम्प्स का पीसीसी भी चाहिए, जो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन आप उतना लोड कनेक्ट भी नहीं हो रहा है आपके हिसाब से। मतलब ट्रांसफार्मर का जब साइज कैलकुलेट होता है ना, तो आपको वर्किंग लोड के ऊपर ध्यान देना है, उसके साथ स्पेयर के ऊपर ध्यान देना है। बस आप स्टैंड बाई के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अगर स्टैंड बाई भी इसमें अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो अननेसेसरली आपका ट्रांसफार्मर का जो साइजिंग है ना वो बहुत ही बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो आपका जो जितना भी इसका डाउन स्ट्रीम है सबका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो आपको बहुत ही वो महंगा पड़ेगा क्योंकि उसमें कॉस्ट आएगा बहुत ही। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ना MCC1 MCC2 सब का ना हमने डिमांड केवीए निकालना है। डिमांड केवीए, डिमांड एमवीए, जो भी आप बोलो, मुझे डिमांड केवीए निकालना है। तो अभी मेरा जो पहला स्टेप है ट्रांसफार्मर, पहले तो मैंने एसएलडी बनाया। मैंने अभी तक क्या किया, पहले मैंने एसएलडी बनाया, एसएलडी बना के लोड कनेक्ट किया। ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ तक तो आपको सबको ये बहुत ही सिंपल है, ये सबको समझ में आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वर्किंग लोड और स्टैंड बाई लोड को आइडेंटिफाई किया, जो प्रोसेस से मुझे आएगा या यूटिलिटी से मुझे आएगा। ठीक है ना, कि ये आपका रनिंग रहेगा, ये आपका स्टैंड बाई रहेगा। तो अभी जब इतना मेरा हो गया, स्ट्रक्चरल मेरा कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद हम सिर्फ जाएंगे डिमांड केवीए निकालने के लिए। ठीक है। तो ये जो अभी जो जा रहे हैं ना, आप इससे एमसीसी का साइज भी निकाल सकते हो कि आपको एमसीसी के लिए एक पर्टिकुलर एमसीसी के लिए, जैसे MCC1, उसके लिए कितना डिमांड केवीए है, तो उसके हिसाब से कितना आपको एम्स का ब्रेकर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो निकाल सकते हो। लेकिन आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर का साइज निकालना। तो इधर क्या है, डिमांड केवीए कैलकुलेशन। ठीक है ना। मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूं। अभी जैसे देख लो कि मैं पहले क्या लिखूंगा, इक्विपमेंट लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा रेटेड किलोवाट, जिसका रेटेड है, जिधर जैसे मैंने आपको दिखाया इधर कि जिसका किलोवाट, ये इक्विपमेंट ए है, इसका रेटेड किलोवाट 75 है। ठीक है, रेटेड किलोवाट। उसके बाद लिखूंगा कि वर्किंग और स्टैंड बाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है ना, वो लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, ड्यूटी लिखूंगा। ठीक है, ड्यूटी लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। फ्रेंड्स, एमसीसी का साइज कैलकुलेट करने में ना डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइवर्सिटी फैक्टर, दूसरा है प्लांट लोड फैक्टर। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इसका नाम बोलूंगा, एक वीडियो जब बनाऊंगा इसके ऊपर डाइवर्सिटी फैक्टर और पीएलएफ, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये डीएफ मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर और पीएलएफ क्या होता है। ये पीएलएफ मैंने लिखा है, फिर मैंने एफिशिएंसी इधर लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि मोटर का एफिशिएंसी आएगा। उसके बाद लिखा है डिमांड किलोवाट। अब ये डिमांड किलोवाट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर पावर फैक्टर आएगा, फिर डिमांड केवीए। अब सबको मालूम है कि किलोवाट से केवीए जाने के लिए मुझे पावर फैक्टर की जरूरत है, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने अभी टेबुलर फॉर्म पे लिख दिया है। तो मेरा पहला इक्विपमेंट जो है ना वो है ABCDE, ये सारे के सारे MCC1 का लोड है। करेक्ट है। अभी देखो पहले ए का कितना है, बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे समझेंगे लेकिन एकदम कंप्लीट वे से इसको समझेंगे। ठीक है, ए का कनेक्टेड लोड कितना है या रेटेड किलोवाट कितना है, 75 किलोवाट। अभी सब के सब कैलकुलेशन में किलोवाट पे कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नीचे ना आपको किलोवाट बताया था। ठीक है, ओके। उसके बाद है क्या, बी भी आपका 75 किलोवाट है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका सी आपका 55 किलोवाट का है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका डी और ई आपका दोनों ही 45 किलोवाट का है। ठीक है, तो अभी देखो ये 75 ए और बी में मैंने ये बताया था कि ए और बी में ए वर्किंग है, बी स्टैंड बाई है, तो ए को वर्किंग नोट किया, इसको स्टैंड बाई नोट किया। सी वर्किंग है, डी और ई में एक वर्किंग है, एक स्टैंड बाई है। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो स्टैंड बाई है ना इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर का साइज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तब ये जो वर्किंग लोड है ना उसका ही मैंने डिमांड केवीए निकालना है, ठीक है। मुझे स्टैंड बाई का डिमांड केवीए नहीं निकालना है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ड्यूटी है ना वो मान के चलो एक कंटिन्यूअस ड्यूटी लिख दिया मैंने, जो S1 ड्यूटी आता है, इसका भी चलो S1 ड्यूटी S1 ड्यूटी S1 ड्यूटी S1 ड्यूटी। डाइवर्सिटी फैक्टर में 1 पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, 1 पकड़ लेता हूँ। अभी डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है ना वो क्या होता है आपका, डाइवर्सिटी फैक्टर का एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है उसका, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, मतलब इंडिविजुअल लोड का मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम, ओके। तो ये आपका डाइवर्सिटी फैक्टर का डेफिनेशन हो गया। और प्लान लोड फैक्टर क्या है ना, वो भी एक आपका डेफिनेशन है। उसका रेशियो क्या है कि एवरेज लोड बाय पीक लोड इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। तो पीएलएफ का जो डेफिनेशन है वो ये ऐसा है कि एवरेज लोड बाय पीक लोड इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो आज सिर्फ ये दोनों के बारे में हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन में देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अलग सा एक डिस्कशन करेंगे एक अलग सा वीडियो में, ओके। तो मैंने मान के चलो इसका जो पीएलएफ है ना मैंने इसको 0.75 पकड़ लिया। अभी वर्किंग को ही लेकर आगे निकलते हैं, 0.75। अब 75% जो लोडिंग है ना, मान के चलो 75% लोडिंग है, इसको ऐसे ही मानते हैं कि 75% लोडिंग है। तो 75% लोडिंग में अगर आप i3 क्लास का मोटर इंस्टॉल कर रहे हो प्लांट में, तो उसको आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि आपको वो चार्ट में उसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो i3 मोटर है, एक 100 HP का मोटर है, उसका 93.2 या 93.4 उसका एफिशिएंसी है, तो वो 100% में है। तो 70.75 में उसका एफिशिएंसी कितना है, तो एज पर कैलकुलेशन के लिए मैंने 0.9 पकड़ लिया, ठीक है। 0.9 पकड़ लिया, इसको आपको चार्ट देखना पड़ेगा, ओके। अभी हमको जो डिमांड कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, अभी जो मैंने अभी देखो मैं नीचे लिखता हूं कि डिमांड किलोवाट। तो डिमांड किलोवाट करने से पहले जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रेटेड किलोवाट है, रेटेड किलोवाट इनटू डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू पीएलएफ, ठीक है ना। तो ये जो आप करोगे, ये किलोवाट है, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आपका यूनिट किस में आएगा, किलोवाट में आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दोगे, जो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, डिमांड किलोवाट निकलने से पहले। तो एफिशिएंसी से जो जब कैलकुलेट करोगे ना, आप एफिशिएंसी क्यों कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपका ये जो रेटेड लोड है, ठीक है ना, ये सब आउटपुट है। तो रेटेड लोड, पीएलएफ, डाइवर्सिटी फैक्टर, तो यहां तक करके आप जो भी आए आपका आउटपुट साइड ही आया। लेकिन उसको देने के लिए अभी जो एफिशिएंसी है ना, मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो फिर ये भी क्या हो गया, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस। ये जो लॉस है ना, आउटपुट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। तो और आपका ये क्या हो गया, ये जो आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस। तो आपका लॉस कितना हुआ, लेकिन आप जब इनपुट पे आओगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पकड़ना पड़ेगा ना, आउटपुट प्लस लॉस। तो इसने मैंने क्या किया, डिमांड किलोवाट निकलने के लिए कि ये जो रेटेड किलोवाट इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर इंटू पीएलएफ, उसको 0.9 से डिवाइड कर दिया, तो डिमांड किलोवाट आया। तो मान के चलो डिमांड किलोवाट जो आया, अब पीएम इज इक्वल टू क्या होता है, किलोवाट बाई केवीए। तो अभी डिमांड केवीए निकालने से पहले इसके सबके आगे डी लगा देता हूं। डिमांड केवीए निकालने से पहले क्या होगा कि डिमांड केवीए इक्वल टू डिमांड किलोवाट इंटू पावर फैक्टर। अभी पावर फैक्टर मुझे जो भी कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर, तो मैंने मान के चलो पावर फैक्टर 0.85 इधर मेंशन किया। इसके ऊपर हम लोग ये सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर भी जाके वो निकल जाएगा कि डिमांड। तो फिर अभी आपको समझ में आया कि मैंने डिमांड किलोवाट क्यों निकाला। डिमांड किलोवाट निकलने के बाद उसको अगर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डिमांड केवीए मिल जाएगा। तो मैंने ना ये पहले से कैलकुलेशन करके रखा है। जैसे मैंने 75 किलोवाट के लिए ना, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर 1
और PLF 0.75 लेते हैं, एफिशिएंसी 0.9 लेते हैं, तो इसका डिमांड जो किलोवाट आएगा ना वो आएगा 62.5। और अगर पावर फैक्टर आप इसको चेक कर सकते हो अपने मैथमेटिकल वे से, और पावर फैक्टर कितना पकड़ा मैंने 0.85, तो आपका जो डिमांड केवी आता है ना वो कुछ 73.5 आता है। ठीक है, अभी जैसे ये स्टैंड बाय लोड है तो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अभी दूसरा है कि 55 किलोवाट, तो 55 किलोवाट के लिए हमने क्या किया, 55 किलोवाट के लिए हमने इसका जो ये आएगा ना, डायरेक्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका जो किधर है, मैंने आपको ये बताया कैसे इसको कैलकुलेट करना है। 55 किलोवाट और पावर फैक्टर 0.85 से जो डिमांड केवीए आएगा वो आएगा 53.92। ठीक है, और ये जो दूसरा क्या है 45 किलोवाट का है, तो 45 का जो आएगा ना वो है 37.5। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है एमसीसी 1 जो डिमांड केवीए है उसका आएगा आपका 172। जो मैंने आपको बताया ना, आप उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा मैथमेटिकल एरर हो, लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना उसको और एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो उसका डिमांड केवीए आएगा 1.72 एमसीसी 1 का। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको और एक बार रिपीट कर दूँ, जब ये आपके पास आ गया, ये आपके पास प्रोसेस से मिल जाएगा डेटा, उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर आपको अपने प्लांट के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके लिए आप कंसल्टेंसी से कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, और एफिशिएंसी आपको चार्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जो डिमांड किलोवाट है वो कैसे आएगा, रेटेड किलोवाट इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर इंटू PLF। उसके बाद आपको उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको इनपुट साइड का किलोवाट मिलेगा, जिसको बोलता है डिमांड किलोवाट। और अगर डिमांड किलोवाट मिल गया, उसके बाद आपका जो पावर फैक्टर के ऊपर सिस्टम डिजाइन हो रहा है वो पावर फैक्टर से आपको डिमांड किलोवाट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको डिमांड केवीए मिल जाएगा। तो मैंने एमसीसी 1 का ऐसे निकाला 172। सेम वे से अगर आप एमसीसी 2 का निकालोगे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा मोटा मोटा लोड है। जैसे देखो आप इसमें एमसीसी 2 में देखो 220 किलोवाट का लोड है, 75 का लोड है, ये दोनों ही वर्किंग है। इसमें 75 का किलोवाट लोड वर्किंग है। तो इसका जो डिमांड केवीए आएगा, डिमांड केवीए वो आएगा 363। ठीक है, 363 आएगा। उसके बाद अगर आप ये वेयर हाउस, जैसे मान के चलो वेयर हाउस का जो है लोड 200 किलोवाट आपका लोड है, उसमें मैंने क्या किया, आपने वेयर हाउस का जो लोड रहता है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, उसमें इंडक्शन लोड बहुत ही कम रहता है। ठीक है ना, जैसे पैकिंग मशीन वगैरह में मोटर रहता है, लेकिन मेन जो लोड रहता है ना वो आपका लाइटिंग लोड रहता है वेयर हाउस में। ठीक है ना, तो मैंने उसका PLF जो है ना 0.6 पकड़ा है। तो उसका जो कैलकुलेट करके, मतलब एक सेकेंड, जो वेयर हाउस का जो है और जो MLDB का है, दोनों को ही मैंने आपका 0.6 पकड़ा है PLF। तो ये टेबल से अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपका जो आएगा डिमांड वेयर हाउस प्लस MLDB, उसका जो डिमांड केवीए आएगा वो आएगा 314। ठीक है, 314 केवीए आएगा। ओके, अभी मेरा जो अभी मुझे क्या क्या मिल गया, MCC 1 प्लस MCC 2 प्लस MLDB प्लस वेयर हाउस, सबका जो मुझे क्या आ गया 172 केवीए, 363 केवीए, 314 केवीए। ठीक है ना, तो ये अगर आप प्लस करोगे ना तो इसका कुछ 850 के आसपास आता है डिमांड केवीए। ठीक है, अभी आपका डिमांड केवीए कितना आ गया 850। मतलब आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा का डिमांड केवीए निकल गया 850 के आसपास। लेकिन आपने ऑलरेडी एक स्पेयर ब्रेकर लेके रखा है, तो अगर फ्यूचर में कुछ एडिशनल स्कोप आता है, या आपका कुछ स्पेयर लोड आ रहा है, या कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन आ रहा है, या कुछ फ्यूचर मॉडिफिकेशन आ रहा है, या फ्यूचर में कुछ आपका एमओसी आ रहा है, एमओसी का जो फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है। ठीक है ना, कुछ भी लोड आ रहे हैं तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, ट्रांसफॉर्मर का जो साइज आएगा वर्किंग लोड और स्पेयर दोनों को लेना पड़ेगा। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया, ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग
डिमांड केवी है वो कैलकुलेट किया। तो मान के चलो कि 20% फ्यूचर लोड है, फ्यूचर लोड है। तो बहुत सिंपल है, 85 का आप ये कर लो, 85 प्लस 85 इंटू 0.2, ठीक है। क्योंकि 85 तो फिर टोटल लोड क्या आएगा, फ्यूचर लोड हमने 20% कंसिडर किया, और 20% फ्यूचर लोड, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग डिमांड के भी है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो आएगा ना कुछ 1020 केवीए के आसपास आएगा। ओके, अभी आपका जो रिक्वायर्ड डिमांड केवीए है वो हो गया 1020, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा आई स्टैंडर्ड 2026, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्मर का स्टैंडर्ड है। आप उसमें जाओगे ना तो उसमें आप ये गो थ्रू करोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है ना उसको ओवरलोडिंग कंडीशंस क्या होता है, नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशंस क्या होता है। तो मान के चलो 75% जो है ना वो रिकमेंडेड होता है कि ट्रांसफॉर्मर को 75% में चलाना चाहिए। 80% टू 100% अगर लोडिंग करोगे ना तो वो ट्रांसफॉर्मर का ओवरलोडिंग कंडीशन माना जाता है, ठीक है ना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये IS 2026 बता रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोच लिया कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर को 75% में मुझे लोडिंग करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मर 75% लोडिंग तब होगा जब आपका कनेक्टेड आपका रिक्वायर्ड डिमांड केवीए प्लस फ्यूचर्स लोड जाएगा, ठीक है ना, तब जाके ट्रांसफॉर्मर 75% लोडिंग हो जाएगा एज पर स्टैंडर्ड। तो जो मेरा साइजिंग है ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अभी जो मेरा डिमांड केवीए है वो ट्रांसफॉर्मर का 75% लोडिंग होगा। तो ट्रांसफॉर्मर का जो केवीए होना चाहिए, TFM केवीए शुड बी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे उसका जो आएगा ना 1360 केवीए आएगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन केवीए है, लेकिन मार्केट में आपको 1360 का केवीए का नहीं मिल पाएगा डिजाइन। आपको जो आता है इसका वन स्टेप हायर 1500 केवीए, इतने का ट्रांसफॉर्मर आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा या साइजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है ट्रांसफॉर्मर का केवीए कैलकुलेट करना। तो मैं एक बार जस्ट आपको सिंपल वे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ या रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मर का जो चाहिए उसके साथ जो जो लोड कनेक्ट हो रहा है ना उसका SLD बनाना पड़ेगा। आप जितना सिंप्लीफाई वे से ट्रांसफॉर्मर केवीए कैलकुलेट करोगे ना, आपका कैलकुलेशन और आपका डिजाइन उतना ही एक्यूरेट होगा। बाद में जाके आपका ट्रांसफॉर्मर या आपका सिस्टम ओवर हीटिंग नहीं होगा। अगर आपने गलत कैलकुलेशन किया उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशंस पे आएगा और ट्रांसफॉर्मर ओवर हीटिंग होना चालू हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर अगर ओवर हीटिंग होगा तो वो आपका बार बार मेंटेनेंस कॉल देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, SLD किया। SLD में ये दिखाया कि ट्रांसफॉर्मर PCC में फिट कर रहा है, PCC से आपका MCC, MLDB, वेयर हाउस, PDB और MCC2 कनेक्ट है। तो MCC का कैसे डिमांड केवीए निकालना है मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया। हो सकता है कि मैथमेटिकल डेटा रॉन्ग हो, लेकिन आपको जो मैंने फॉर्मूला बोला, इधर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम ध्यान पे रख दो। उसके बाद हर डिमांड जो MCC1 है, MCC2 है, वेयर हाउस और MLDB है, सबका डिमांड आपको सम करना है। उसके बाद जाके आपको वर्किंग लोड का मैक्सिमम डिमांड जो आपका वर्किंग लोड का जो डिमांड केवी है वो मिलेगा। उसके बाद जाके आपको 20% फ्यूचर्स लोड कंसिडर करना है, तो उसमें जाके आपको ऐड कर देना पड़ेगा, तो 1020 केवीए निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको IS स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा कि मुझे ट्रांसफॉर्मर कितना परसेंटेज ऑफ लोडिंग पे चलाना है। उसके बाद जाके आपका ट्रांसफॉर्मर साइजिंग आएगा, और वो साइजिंग के जो आपका स्टैंडर्ड रेटिंग में आता है ट्रांसफॉर्मर, वो रेटिंग को आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। अभी ट्रांसफॉर्मर का जो साइजिंग आया 1360 और जो डिजाइन होता है वो 1500। अभी हमको ऑर्डर कैसे करना है वही हम आपको दिखाएंगे। देखो, आपको मालूम है कि आपका लाइन जो है ना 22,000 वोल्ट का है। आपको मालूम है कि आपका सेकेंडरी 0.433 इसका आएगा DT का। तो कैसे करना है कि आपको ऑर्डर में स्पेसिफिकेशन में ऐसा लिखना है 1500 kVA, ठीक है ना, 1500 kVA 22 बाई 0.433 kV, ओके। उसके बाद जैसे मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग का होता है, तो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मैंने उसको कूलिंग लिखा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर का जो वेक्टर ग्रुप होता है ना DYN11, ये सब हम बाद में अलग अलग वीडियो में जानेंगे, ठीक है।
आपको क्या लेना है, OLTC लेना है मतलब ऑन लोड टैप चेंजिंग लेना है, या OCTC लेना है, ऑफ सर्किट टैप चेंजर और ऑन लोड टैप चेंजर। मान के चलो ऑन लोड टैप चेंजर ले रहे, तो OLTC ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर को बोलना है कि भैया हमें 1500 kVA का 22 बाई 0.433 kV का ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल DYN11 वेक्टर ग्रुप OLTC एनेबल्ड ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो वो आपको उसी हिसाब से कोट करेगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और वीडियो बहुत लंबा भी हो गया, लेकिन आप एंड तक देना तो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कैलकुलेशन का जो आइडिया है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। और आपको अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर करो, लाइक करो, और आपका जो इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स है ना उसको ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक यू।